आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस से ये पूछते हैं कि एक शख्स की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, उसकी 3 या 4 लोग जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से हैं, यानी बहुसंख्यक समुदाय से हैं, वो 4 लोग मिलकर के एक आदमी को पीट देते हैं, इतना पीट देते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। उस पर पुलिस दर्ज करती है मुकदमा गैर इरादतन हत्या का। और कुछ पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं कि भाई ये तो मॉब लिंचिंग का मामला है, जो शख्स पिटाई से मरा वो अल्पसंख्यक समुदाय का है, जिन्होंने मारा वो बहुसंख्यक समुदाय के हैं, तो इसमें आपने हत्या की धारा क्यों नहीं लगाई है? आप गैर इरादतन हत्या की धारा लगा रहे हैं उसे, तो उसकी आराम से बेल हो जाएगी। तो पुलिस ने क्या किया कि जिन पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपने इसमें हत्या की धारा क्यों नहीं लगाई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और मुकदमा दर्ज किया उन पत्रकारों में उन धाराओं में जिससे सज़ा होती है कि वो सामाजिक भेदभाव कर रहे हैं, वैमनस्य पैदा कर रहे हैं और उस वजह से सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो सकता है। ये इन धाराओं के अंतर्गत उन पर मुकदमा कर लिया गया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शामली में थाना भवन में फिरोज़ नाम के एक शख्स की पिटाई कर दी जाती है रात में। पिटाई करने वाले रिंकू, राजेंद्र और उसके 2 और साथी हैं। उन पर पुलिस गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और जब सवाल पूछते हैं हत्या क्यों नहीं लगाई, तो केस मुकदमा इन पत्रकारों पर हो जाता है। उन पत्रकारों में से एक पत्रकार हैं हमारे साथ, वसीम अकरम त्यागी। इन पर भी मुकदमा हुआ। इन्होंने भी ट्वीट किया था, वो ट्वीट हम अपनी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ट्वीट करके इन्होंने पूछा था कि ये मॉब लिंचिंग के जैसा मामला है और इस पर हत्या की धारा क्यों नहीं लगाई गई, ये सवाल पूछा, इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। वसीम, ये बताइए कि क्या कुछ और भी बात थी या सिर्फ यही ट्वीट था जिस पर यूपी पुलिस ने आप पर मुकदमा दर्ज किया? सिर्फ यही बात थी। मैंने अपनी ट्वीट में भी यही लिखा है और जो एसपी शामली का बयान है उसको मैंने आधार बनाते हुए लिखा था। हालांकि मैंने उनका नाम नहीं लिखा उसमें, लेकिन मैंने लिखा यही था जो तहरीर पीड़ित के परिजनों ने दी थी उसको आधार बनाते हुए मैंने लिखा था कि ये पीट कर एक शख्स को पीटा गया है बेरहमी से। रास्ते में इलाज के दौरान जब उसको ले जाया जा रहा था तो उसने दम तोड़ दिया। तो पुलिस ने परिजनों ने थाने के सामने शव रखा, प्रदर्शन किया, तब जाकर तो एफआईआर दर्ज हुई। और उस एफआईआर में भी जो गैर इरादतन हत्या जोड़ दी गया लगाया, सिर्फ उसमें हत्या का मामला बनता था सीधा सीधा, वो नहीं लगाया। तो उसे लेकर सवाल किया था। इस सवाल के आधार पर मुझे कल सुबह पता चला कि एफआईआर दर्ज हो गई है आपके ऊपर सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की। और मेरे साथ में और 4 और लोग हैं, उन पे भी एफआईआर दर्ज हो गई है। कौन लोग हैं और आपके साथ? जाकिर अली त्यागी हैं, उन पे एफआईआर दर्ज हुई है। एक लड़का सैफ इलाहाबादी है, ट्विटर हैंडल चलाता है, उस पर एफआईआर हुई है, उसका नाम है उसमें। एक आसिफ राणा है, उसका नाम है। एक कोई अहमद रज़ा है, उनका नाम है। तो उन पे ये 5 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। और आज एक और लड़का है बिहार का, मधुबनी का, उस पर भी एफआईआर दर्ज होगी, उसका नाम इसमें शामिल कर दिया गया है उसी में। वो एक अपना यूट्यूब चैनल चलाता है कोई, हाँ, तो उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बताइए, एफआईआर दर्ज हुई तो अभी तक पुलिस ने आपको पूछताछ के लिए बुलाया, आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस भेजा है, कोई पुलिस की तरफ से इत्तला? नहीं, अभी पुलिस की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई है। सिर्फ वो एफआईआर की कॉपी मेरे पास आई है पीडीएफ की शक्ल में। उसी में नाम लिखा हुआ है कि ये लोग, इनके पिता का नाम और वो एड्रेस अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो लेकिन उन पे ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और बार बार शामली पुलिस एक ही बात दोहरा रही है कि हम कह रहे थे कि ये लिंचिंग का मामला नहीं है, इन्होंने इसे लिंचिंग कहा, इस वजह से सांप्रदायिक वैमनस्य यहाँ फैल सकता था, सांप्रदायिक माहौल यहाँ पे ख़राब हो सकता था, तो इस वजह से इन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ये दावा कर रही है कि आम मारपीट का मामला था, पिटाई हुई और उस पिटाई की वजह से उस लड़के की मौत हो गई, फिरोज़ की। वो नशे में भी था, ये भी तहरीर में लिखा हुआ है। ये पुलिस का कहना है। परिजनों को ये कहना है कि उसे बेरहमी से पीटा गया और वो दर्द से करा रहा था। और वो 1.5 घंटे तक, तकरीबन 1.5-2 घंटे तक उसे, जब घायल अवस्था में 112 बुलाई गई थी वहाँ पर घटना स्थल पर, उसे ले जा करके उसने पुलिस चौकी में रख दिया, बिठा दिया वहाँ पर। फिर उसके परिजन आए, वो उसे लेकर के हॉस्पिटल जा रहे थे, तो तब रास्ते में उसकी मौत हो गई। ये परिजनों का कहना है। परिजन बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उसकी जो मौत है वो पीटने की वजह से हुई है। पुलिस कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि उसमें पुष्टि नहीं हुई है कि पीटने की वजह से मौत हुई है। तो ये
पुलिस का अपना जो है नज़रिया है, परिजनों का अपना अपना कहना है, परिजनों के अपने इल्ज़ाम हैं। तो उसी को सवाल जो ये था कि इस पे मर्डर की धारा क्यों नहीं लगाई गई, हत्या की धारा इस पे क्यों नहीं लगी, वो बड़ा सवाल था। और वो अभी तक नहीं जोड़ी गई है उसमें धारा, गैर आत्महत्या की धारा जोड़ी गई है। और ये एक पैटर्न आप देखेंगे, आपने लिंचिंग के बहुत सारे केस देखे हैं। अखलाक की लिंचिंग हुई थी, तो अखलाक की लिंचिंग के बाद में उस पर मुकदमा दर्ज किया गया उसके बाद में कि इनकी फ्रिज में गोमांस था। उसकी जांच हुई, बाद में पता चला नहीं वो तो मटन था, गोमांस नहीं था। उसके बाद में फिर हापुड़ की जो लिंचिंग जिसमें सज़ा हुई है और आपका काफ़ी श्रेय उसको जाता है सज़ा दिलाने का, जी जी, कासिम की, उसे बताया गया कि ये तो रोड रेज की घटना थी। जी, उसके बाद में फिर ये अब जो फिलहाल में पिछले महीने जो लिंचिंग हुई फरीद की अलीगढ़ में, उसमें फरीद पर और उसके परिवार के 10-8 लोगों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया। अब ये इस वाले मामले में इसमें हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। यानी मतलब जो सामने सवाल पूछे पुलिस पर तो काउंटर एक मुकदमा आप कर देते हैं ताकि आवाज़ उठाने वाले ही शांत हो जाएं। आवाज़ उठाने की दूर की बात है, अपने बचाने के लिए कोर्ट कचहरी करें कि मतलब पहले अपनी जान बचाएं फिर तो किसी के लिए आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले खुद बचिए, पहले खुद निकलिए। यानी कि जब आप ये कोशिश में लगे थे, इन कोशिशों में कि ये भाई एक इंसान की जान गई है और उसके परिजनों को, परिवार वालों को इंसाफ मिले, उसके हत्यारोपी जो हैं उन्हें सज़ा मिले, जो दोषी हैं वो जेल में जाएं, तो उसी बीच में जब आप पर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आप उससे हट जाते हैं और फिर सोचते हैं कि पहले हम अपनी जान बचाएं, उसके बाद में देखेंगे फिर इसको। तो ये एक डराने की, धमकाने की या फिर अन्याय के पक्ष में खड़ा होने की एक षड्यंत्र है, ठीक है। और इसका सीधा सीधा सिरे जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस को। उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरह से इस तरीके को अख्तियार की हुई है, ये सही नहीं है। इस पूरे मामले में डीजी पब यानी जो डिजिटल मीडिया में जो पत्रकार हैं उनकी ये संस्था है, उन्होंने भी इस पूरे मामले में अपना विरोध दर्ज कराया है। इस मामले में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पत्रकारों पर ऐसे मुकदमा नहीं दर्ज कर सकती है। आप समझिए कि इस पूरे मामले में अभी तक इनसे पूछताछ नहीं की है, लेकिन हाँ माहौल बन गया तो जो बाकी पत्रकार भी हैं या जो बाकी लोग भी हैं जो पुलिस से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं इन मामलों में, वो भी दबाव में आ जाएं, वो सवाल और वो आवाज़ ना उठाएं। वसीम, क्या आपके अंदर घबराहट है? नहीं, घबराहट तो नहीं है, घबराहट तो नहीं है, क्योंकि आप भाई की तरह हैं और हमारा आपको लड़ते हुए देखा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रेरणा देता है और हिम्मत देता है। फिर जिस तरह से पत्रकारों का समर्थन मिला, प्रेस क्लब का, डीजी पब का और दूसरे लोगों का जिस तरह से समर्थन मिला है, तो वो हौसला देता है। लेकिन सवाल ये है, जिस तरह से इस तरह की घटनाओं में पीड़ित को ही मुजरिम ठहराने की, उसे कसूरवार ठहराने का जो षड्यंत्र होता है, जिस तरह से उसका चरित्र हनन किया जाता है, जैसे इसी मामले में कहा जा रहा है कि वो तो नशेड़ी था, नशे में था, नशे की हालत में था। यानी एक जो सहानुभूति होती है मनोवैज्ञानिक तौर पर, अगर मैं बोल रहा हूँ नशे में था भी, चलिए मैं तो अब तब भी आप अगर उसकी पिटाई की गई है और पिटाई से मौत हो जाती है, उसमें हत्या की धारा क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल। और नहीं तो अगर आप हत्या की धारा लगाइए और कोर्ट जब ट्रायल करेगा तो कोर्ट को लगेगा, जब चार्जेस फ्रेम होते हैं तो कोर्ट को लगेगा इसमें हत्या की धारा नहीं बनती है, इसमें गैर इरादतन हत्या की धारा बनती है, तो चार्जेस ड्रॉप हो जाएंगे। तो क्या आप कोर्ट जा रहे हैं इस एफआईआर को की क्वॉशिंग के लिए या एंटीसिपेटरी बेल के लिए? किस तरीके के लीगल रास्ते आप अख्तियार कर रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल तो मैंने एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी की मुकम्मल कर ली है और फिर तो कोर्ट तो जाना ही है। वहाँ पे फाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मुकदमा जो हमारे ऊपर लगा है ये ख़त्म हो। और जो पीड़ित है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस से आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप जनता के पैसे से लेकर जनता के लिए आप काम करते हो, जनता के लिए आप को रखा गया है सरकार ने, तो आप काम भी जनता के लिए कीजिए, सियासी लोगों के लिए काम मत कीजिए। जिस तरह सियासी दबाव में पुलिस काम कर रही है, उससे उसे बाहर निकलना होगा। अभी मुझे लग रहा है कि सारे जो आरोपी हैं उस पूरे मामले के सभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अभी एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें। अभी जब तक मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके बाद हो जाए तो वो अलग बात है। और एक सिलसिला शुरू हो गया है। मैं कुछ घटनाओं का आपके उदाहरण दूंगा। अभी मोदी नगर में 2 लोगों की हत्या हुई, पिता पुत्र के दोनों, एक चांद मियाँ थे, एक पप्पू खान, दोनों बाग का व्यापार करते थे, बाग खरीदते थे, उनकी हत्या हो गई। हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद में फिर डासना के एक विवादित धर्मगुरु हैं यति नरसिंह आनंद, वो आ गए। उन्होंने कहा कि अगर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया तो हम भी थाने का घेराव करेंगे। ये एक पैटर्न शुरू हुआ है। ये संस्कृति नहीं थी हमारी देश की। हमारा जो समाज है
उसका हमेशा से ये झुकाव रहा है कि वो पीड़ित के पक्ष में खड़ा होता है जाकर के, बजाय उसके जाति धर्म को देखे बिना वो पीड़ित के पक्ष में खड़ा होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि पीड़ित को ही मुजरिम ठहरा दो और जो आरोपी हैं उनके समर्थन में आप जुलूस निकालना शुरू कर दो। ये अलीगढ़ में हुआ, यही नोएडा में हुआ था अखलाक के लिंचिंग के बाद में, और यही हो सकता है कल यहाँ भी शुरू हो जाए। अभी तो पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, कल हो सकता है पंचायतें होने लगे आरोपितों के समर्थन में। तो आपने सुना, वसीम ने पूरी बात समझाई है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पत्रकारों पर मुकदमे हर राज्य में हो रहे हैं। और ये पैटर्न किसी का भी शासन हो, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी है, कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकार भी है, पर पत्रकारों को लगातार टारगेट किया जाता है। अक्सर उन सवालों को लेकर के टारगेट होते हैं पत्रकार जिनसे सरकार या प्रशासन बैकफुट पर आ जाता है। और ऐसे मामले में अगर पत्रकार एकजुट ना रहे तो कल को आज वसीम के घर पर पुलिस आने वाली है या मुकदमा हुआ है, कल को मेरे घर पर आएगी या आपके घर पर आएगी। और अगर आप चुपचाप हाथ पे हाथ धरे रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं मूक समर्थन दे रहे हैं इस पूरे एक्शन को। सहयोगी शायन असकर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड मैन।